हेलो स्टूडेंट्स, डीसी सर्किट्स में हमने कुछ ही दिन पहले एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस के बारे में पढ़ा था जिसका नाम था इंडक्टर। इंडक्टर क्या करता था? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता था मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में। तो आज के इस वीडियो में हम एक और नया इलेक्ट्रिकल डिवाइस पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है कैपेसिटर। अब कैपेसिटर क्या है? वो भी एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, वो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करेगा लेकिन स्टैटिक चार्ज के फॉर्म में। कैसे? वो तो जब वीडियो हम शुरू करेंगे तब समझ में आएगा। तो आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले तो समझने जा रहे हैं कि कैपेसिटर जो होता है उसका एक्चुअल में मतलब क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होता है और कैपेसिटर में से कितना करंट फ्लो होता है। ये सारी बातें एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। और कैपेसिटर के अंदर जो करंट और वोल्टेज होता है उसके बीच का रिलेशन क्या होता है, उसका डेरिवेशन भी पूछ लेते हैं। साथ ही साथ कैपेसिटर कितना पावर एब्सॉर्ब करता है, कितनी एनर्जी स्टोर करता है, उनके डेरिवेशन भी पूछे जाते हैं। और कैपेसिटर की कॉम्बिनेशन और उसके एप्लीकेशन हम अंत में देख लेंगे। और ये सारी बातें कैसे एग्जाम में लिख के आनी है वो बोर्ड पे लिखी हुई है, जिससे करके हमें फुल मार्क्स मिल जाएंगे। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले तो कैपेसिटर है क्या वो समझ लेते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें फैन शुरू करना है, उसे घुमाना शुरू करना है, तो उसके लिए करीब करीब 7 एम्पियर जितना करंट का ज़रूर पड़ता है। अब 7 एम्पियर करंट हमारे घर में जो है उतना आता नहीं है। हमारे घर में तो सिर्फ और सिर्फ 2 एम्पियर का करंट आता है। तो फैन को शुरू करने के लिए हमें एक्स्ट्रा 5 एम्पियर के करंट का ज़रूर पड़ेगा, तब जाके 7 एम्पियर फैन को मिलेगा और स्टार्टिंग टॉर्क उसे मिलेगा, क्योंकि फैन को स्टार्ट करने के लिए उसे ज़्यादा करंट की ज़रूरत पड़ती है। एक बार फैन मोशन में आ गया फिर तो वो 2 एम्पियर के करंट से घूमेगा, लेकिन ये एक्स्ट्रा 5 एम्पियर करंट उसे कौन देगा? तो फैन के अंदर कैपेसिटर का यूज़ किया जाता है। कैपेसिटर क्या करता है? एनर्जी को स्टोर करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है, और जब भी ज़रूरत पड़ती है तो उसे सडनली दे देता है। यानी कि हमारे घर में 2 एम्पियर का करंट आता है, जब फैन ऑन करते हैं तो फैन के अंदर कैपेसिटर जो होता है वो उसे 5 एम्पियर और करंट दे देता है, यानी टोटल 7 एम्पियर करंट जो है फैन को मिल जाता है, यानी स्टार्टिंग टॉर्क मिल जाता है फैन को। एक बार फैन घूमना शुरू हो गया फिर तो वो 2 एम्पियर के करंट से घूमता रहेगा। जैसे कि अगर हमें कोई एक टेबल है, उसे हमें अगर खिसकाना है तो स्टार्टिंग में बहुत पावर की जरूरत पड़ेगी। एक बार वो खिसकना शुरू हो गया, मोशन में आ गया, फिर तो कम पावर से वो खिसकना शुरू हो जाएगा, यानी मोशन में तो कम पावर की जरूरत पड़ेगी। तो कैपेसिटर भी कुछ ऐसा ही काम करता है। वो जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। किसके फॉर्म में स्टोर करता है? स्टैटिक चार्ज के फॉर्म में। तो कैपेसिटर क्या करता है? वो एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कि क्या स्टोर करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। किसके फॉर्म में का स्टोर करता है? स्टैटिक चार्ज के फॉर्म में स्टोर करता है। जबकि इंडक्टर जो है मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता था। कैपेसिटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टैटिक चार्ज के फॉर्म में स्टोर करता है। अब क्वेश्चन आएगा कि स्टैटिक चार्ज यानी क्या? तो ऐसे चार्ज जो रेस्ट पे हो, स्टेडी हो, उसे हम स्टैटिक चार्ज बोलते हैं। कैपेसिटर की बात करें तो कैपेसिटर में ऐसे कुछ 2 प्लेट्स होती है, एरिया A1 और एरिया A2। ठीक है, ये दोनों जो प्लेट्स है उनके एरिया बराबर होते हैं, यानी A1 बराबर A2 बराबर A मान लिया हमने। दोनों के एरिया कैसे होंगे? बराबर होंगे। ये दोनों कैपेसिटर को कुछ डिस्टेंस d पे सेपरेट किया जाता है, और ये जो डिस्टेंस d है वो बहुत ही छोटा होता है एज कंपेयर टू ये एरिया। तो वही लिखा है, एरिया के कंपेयर में ये जो है बहुत छोटा है d, यानी a इज मच मच ग्रेटर देन d। इसका मतलब क्या निकला? d जो है बहुत ही ज्यादा छोटा होता है, गैप जो होती है बहुत ही ज्यादा छोटी होती है। ठीक है, अब ये जो पहली प्लेट है उस पे हम प्लस क्यू चार्ज स्टोर करवाते हैं और यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज स्टोर कराते हैं। ये प्लेट पे प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज जो है वो रेस्ट पे है, यानी ये चार्ज जो है उसे हम स्टैटिक चार्ज बोल देंगे। अब ये चार्ज क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करते हैं। तो कैसे वो देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन आएगा कि ये प्लेट पे प्लस क्यू चार्ज और ये प्लेट पे माइनस क्यू चार्ज, जिसे स्टैटिक चार्ज बोलते हैं, कैसे हम स्टोर कराएंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? ऐसे कैपेसिटर के 2 प्लेट ले लेंगे। फिलहाल ये जो मेटल के प्लेट्स है उस पर कोई चार्ज है नहीं, हमें तो उसको चार्ज देना है, तब जाके तो स्टैटिक चार्ज आएगा इस पे, तब जाके तो इसमें कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होगी। तो फिलहाल तो कुछ चार्ज है नहीं 2 प्लेट पे, तो हम क्या करेंगे? ये दोनों प्लेट को एक V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, यानी कि प्लस जो हमारा टर्मिनल है उसमें से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा।
अब हमेशा ये प्लस टर्मिनल है तो यहाँ पे आ गया, तो ये प्लेट पे प्लस चार्ज जो है वो क्या होंगे, बनना शुरू हो जाएंगे, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज बनना शुरू हो गए। उसी तरीके से ये जो नेगेटिव टर्मिनल है वो यहाँ पे जाएगा, ये नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पे है तो ये प्लेट पे माइनस क्यू चार्ज बनना शुरू हो जाएंगे। यानी कि अब यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज आ चुका है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज आ चुका है, यानी हमने क्या किया है, कैपेसिटर को चार्ज कर दिया है। अब ये कैपेसिटर चार्ज है यानी इसके पास अब कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर है, कैसे वो देख लेंगे। तो यहाँ पे स्टैटिक चार्ज आ चुके हैं, तो ये पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कैपेसिटर इज चार्ज्ड या चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो वही बात हमें एग्जाम में लिखनी है कि व्हेन कैपेसिटर इज कनेक्टेड विथ अ बैटरी देन वन प्लेट इज पॉजिटिवली चार्ज एंड अनदर प्लेट इज नेगेटिवली चार्ज। चार्ज कर दिया, स्टैटिक चार्ज दे दिया, अब इसको दे दिया स्टैटिक चार्ज, तो ये क्या स्टोर कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कैसे देख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये दो कैपेसिटर को, ये जो प्लेट्स है दोनों, उसको निकाल देंगे। अब ये दो प्लेट को हमने निकाल दी, अब हम ये दो प्लेट के बीच में एक बल्ब लगा देंगे जिसे हम लोड बोल देंगे, बल्ब लगा देंगे, रेजिस्टेंस लगा देंगे, बल्ब लगा दिया हमने। अब ये जो दो प्लेट है इसके पास तो पॉजिटिव चार्ज था, इसके पास नेगेटिव चार्ज, यानी कि ये हमारी जो प्लेट है वो क्या बन चुकी है, अब वो एक V वोल्ट की बैटरी बन चुकी है, प्लस माइनस। यानी कि यहां से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, यानी ऐसे करंट फ्लो होगा, यानी कि बल्ब को करंट मिलेगा, बल्ब ग्लो करेगा। ठीक है, बल्ब ग्लो क्यों कर रहा है, क्योंकि ये जो हमारे जो स्टैटिक चार्ज थे उसने क्या स्टोर किया था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम बल्ब को दे रहे हैं तो बल्ब ग्लो कर जाएगा। तो वही बात एग्जाम में लिखनी है कि व्हेन दिस चार्ज्ड कैपेसिटर इज कनेक्टेड विथ लोड या फिर बल्ब, देन कैपेसिटर विल प्रोवाइड द करंट टू द लोड। यानी कि ये जो हमारा क्या था, चार्ज कैपेसिटर यानी क्या, स्टैटिक चार्ज, उसने क्या बना के दे दिया, करंट बना के दे दिया। यानी कि कैपेसिटर क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करेगा, किसके फॉर्म में, स्टैटिक चार्ज के फॉर्म में। ठीक है, अब यहां से धीरे 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 करंट निकलना शुरू हो जाएगा, तो एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ पे जीरो चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे भी जीरो चार्ज आ जाएगा, यानी कैपेसिटर हमारा क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, तो उसे वापस से हमें चार्ज करना पड़ेगा। ठीक है, शायद से बचपन में आपने देखा हो तो ऐसा कुछ व्हाइट कलर का इतना सिलिंड्रिकल पोर्शन होता है, उसमें से दो वायर निकले हुए होते हैं, उसको हम प्लग में घुसाते थे, चार्ज करते थे, बाद में निकाल के अगर हम दोनों वायर को टच करते थे तो कुछ शॉर्ट सर्किट जैसा होता था, यानी डिस्चार्ज हो जाता था। ठीक है, खैर कैपेसिटर के बारे में आपको समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा आपने। अब आगे बढ़ लेते हैं एक इंपॉर्टेंट टर्म पे जिसे हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस को हम कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस जो है वो कैपेसिटर का एक प्रॉपर्टी है। तो फर्स्ट लाइन हमने लिखी है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर यानी कैपेसिटेंस यानी क्या, यानी कैपिटल C का मतलब क्या होता है, Q बाई V। Q यानी चार्ज, कुलम, V यानी वोल्ट, कुलम पर वोल्ट को हम बोलते हैं फराड। अब कैपेसिटेंस का अगर डेफिनेशन चाहिए तो हम ऐसे बोलेंगे कि हमारा जो कैपेसिटर है वो कितना चार्ज स्टोर कर रहा है यूनिट पोटेंशियल पे या यूनिट वोल्टेज पे, यूनिट यानी 1, कितना चार्ज स्टोर कर रहा है यूनिट पोटेंशियल पे। एज फॉर एग्जांपल हमारा कैपेसिटर जो है वो 2 कूलम्ब का चार्ज स्टोर कर रहा है यूनिट पोटेंशियल यानी 1 वोल्ट पे, तो इसका कैपेसिटेंस कितना हो गया, इसका कैपेसिटेंस हो गया 2 फराड यानी 2F। मान के चलते हैं कि हमारा कैपेसिटर जो है वो 5 कूलम्ब चार्ज स्टोर कर रहा है यूनिट पोटेंशियल यानी 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पे, तो उसका कितना हो गया कैपेसिटेंस, 5 फराड। जैसे कि हमारा कैपेसिटर है वो मान के चलते हैं कि 7 कूलम चार्ज स्टोर कर रहा है यूनिट पोटेंशियल यानी 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पे, तो उसका कैपेसिटेंस कितना हो गया, 60 फराड। यानी जो हमारा कैपेसिटर है वो कितना चार्ज स्टोर कर रहा है पर पोटेंशियल या पर वोल्टेज, उसको हम कैपेसिटेंस बोलेंगे। अब इसका डेफिनेशन आसान हो गया है। डेफिनेशन क्या है, हाउ मच चार्ज कैन बी स्टोर, कितना चार्ज वो स्टोर कर रहा है बाय द प्लेट्स पर यूनिट वोल्टेज, पर यूनिट वोल्टेज कितना वो चार्ज स्टोर कर रहा है, उसे क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। सो आई होप ये बात भी क्लियर हो चुकी होगी। एक और इक्वेशन आता है कैपेसिटेंस का जो कि होता है एप्सिलॉन नॉट ए नॉट ए बाई डी, जहां पे ए तो हमने ले लिया था प्लेट का एरिया, दोनों बराबर बराबर थे, डी क्या था, डिस्टेंस था दोनों प्लेट के बीच का जो बहुत ही ज्यादा कम था, और ये एप्सिलॉन नॉट जो है उसे हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और एयर और वैक्यूम। यानी क्या, ये बात को अगर समझाए तो यहाँ पे प्लस चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड वो हमेशा कहाँ से शुरू होती है, प्लस चार्ज से, और कहाँ पे जाती है, नेगेटिव चार्ज पे। यानी ये दोनों प्लेट के बीच में क्या बनना शुरू हो जाएगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनना शुरू हो जाएगी। ठीक है, परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट यानी क्या, यानी क्या कि वो कितना परमिट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड को।
ठीक है। अगर यहाँ पे हमने एयर लिया है तो कुछ परमिट करेगा, अगर एयर की जगह हमने कुछ डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल ले लिया, यहाँ पे कुछ माइका ले लिया, पेपर ले लिया, कुछ भी ले लिया हमने, तब उसका परमिटिविटी चेंज हो जाएगा, यानी कितना परमिट कर रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को, उसको बोलते हैं परमिटिविटी। ठीक है, फिलहाल तो एयर हमने लिया है तो हम बोल देंगे एप्सिलॉन नॉट, यानी क्या, एप्सिलॉन नॉट यानी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एयर या फिर वैक्यूम। तो ये इक्वेशन भी हमें याद रखना है। आई होप ये बात भी समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ लेते हैं। अब हमें क्वेश्चन होगा कि कैपेसिटर का तो हमें फंक्शन समझ में आ गया कि वो क्या करता है, स्टैटिक चार्ज के फॉर्म में इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करता है। ठीक है, अब उसमें से करंट कितना फ्लो होगा, उसका वैल्यू कितना, तो वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है करंट फ्लो इन कैपेसिटर। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये जो बेसिक इक्वेशन जो है वो जो हम 10th स्टैंडर्ड से पढ़ते आए हैं, क्या, करंट I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, यानी क्या, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, क्यू बाई टी। अब हम क्या करने वाले हैं, हम छोटे से टाइम पीरियड के लिए यानी dt टाइम पीरियड के लिए कितना छोटा सा चार्ज फ्लो हो रहा है dq, वो ढूंढ लेंगे। ठीक है, तो वही लिखा है फॉर स्मॉल टाइम इंटरवल, यानी dt के लिए स्मॉल चार्ज फ्लो यानी dq कितना, तो I बराबर dq बाई dt, स्मॉल चार्ज यानी dq, स्मॉल टाइम के लिए यानी dt। बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो Q का वैल्यू है वो रखेंगे। वो कहां से रखेंगे, अभी अभी हमने देखा कैपेसिटेंस का मतलब, कैपेसिटेंस यानी क्या, कितना चार्ज स्टोर कर रहा है यूनिट पोटेंशियल पे, 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पे। इस पे से Q का वैल्यू हमें मिल जाएगा, Q को सब्जेक्ट बनाएंगे, CV आ जाएगा, तो Q की जगह हम क्या रख देंगे, CV, तो वही रखा है CV, यानी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा C इंटू V का। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन हो, उसमें रूल क्या है कि जो भी कांस्टेंट टर्म है उसे डिफरेंशिएशन से बाहर रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कौन सा है, कैपेसिटेंस है। क्यों, कैपेसिटेंस तो प्रॉपर्टी होती है, वो तो कांस्टेंट है। तो C को हमने डिफरेंशिएशन से बाहर कर दिया, बचा क्या, dV बाई dt। तो इतना एम्पियर का करंट कैपेसिटर में से फ्लो होगा। आई होप ये बात भी समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब करंट फ्लो करवाना है तो पोटेंशियल डिफरेंस का जरूर पड़ता है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो करंट फ्लो होने वाला नहीं है। तो कैपेसिटर में कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो देख लेते हैं, यानी जो कैपेसिटर है उसमें V का क्या वैल्यू होगा। तो उसके लिए हम यही इक्वेशन उठा लेंगे सीधा, यहाँ पे I इज इक्वल्स टू C dV बाई dt। हमें क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए दो प्लेट्स के बीच का कैपेसिटर की। तो यहाँ पे dV ये पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, छोटा सा पोटेंशियल डिफरेंस है, तो हम क्या करेंगे, dV को सब्जेक्ट बना देंगे, बचा क्या, C यहाँ पे 1/c हो जाएगा, I dt हो जाएगा। ये तो क्या मिला, छोटा सा पोटेंशियल डिफरेंस मिला। ऐसे छोटे छोटे पोटेंशियल डिफरेंस को हम ऐड करते जाएंगे, छोटे छोटे पोटेंशियल डिफरेंस को हम इंटीग्रेट करते जाएंगे, तो टोटल V मिल जाएगा। तो हम क्या कर देंगे, ये इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देंगे, यानी इंटीग्रेशन ऑफ dV इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/c I dt। ठीक है, अब ये क्या है, छोटे छोटे dV को इंटीग्रेट कर रहे हैं, यानी टोटल V मिलेगा, यानी इंटीग्रेशन ऑफ dV का वैल्यू क्या आ जाएगा, V आ जाएगा। इंटीग्रेशन में कौन सा लॉ है, जो भी कांस्टेंट है बाहर निकालो। इसमें कांस्टेंट कौन सा है, C कांस्टेंट है, जो कि कैपेसिटेंस है, प्रॉपर्टी है, वो कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिया 1/c को, बचा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ I dt, यानी इतना वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा कैपेसिटर की दो प्लेट के बीच के। अब यही क्वेश्चन एग्जाम में इस तरीके से पूछ लेते हैं कि कैपेसिटर के करंट और पोटेंशियल या फिर करंट और वोल्टेज के बीच का जो रिलेशनशिप है वो डिराइव करो। तो वही लिखा है रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, तो इसको बोल देंगे ये हो गया हमारा रिलेशनशिप वोल्टेज और करंट का कैपेसिटर के अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पूछ लेते हैं थोड़े से मार्क्स में, क्या कि जो हमारा कैपेसिटर है वो कितना पावर एब्सॉर्ब करता है। तो कितना पावर एब्सॉर्ब करेगा, सिंपल सा इक्वेशन, बेसिक इक्वेशन हम 10th स्टैंडर्ड में पढ़ के आए हैं, P इज इक्वल टू V इंटू I है। ठीक है, यहाँ पे V एज इट इज रख लिया, I का वैल्यू अभी हमने ढूंढा था, ये रहा I का वैल्यू C dV बाई dt, तो रख लिया C dV बाई dt, हमें आंसर मिल जाएगा वॉट में। ठीक है, अब इसके लिए हमें इसका डेरिवेशन करना जरूरी है, पहले ये डेरिवेशन करेंगे बाद में ये करेंगे। ऐसा नहीं कि ये टॉपिक पूछा और आपने इतने में खत्म कर दिया, पहले करंट का डेरिवेशन करो बाद में आंसर लिखो। यहाँ पे V की वैल्यू भी लिख सकते हैं, ये रही V की वैल्यू लिखना चाहो तो, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। सो आई होप ये बात भी समझ में आ गई होगी, स्क्रीनशॉट भी आपने शायद से ले लिया होगा। आगे बढ़ लेते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे कि जो हमारा ये जो कैपेसिटर है वो कितना एनर्जी स्टोर करता है। ठीक है, कैपेसिटर क्या करता है, स्टैटिक चार्ज के फॉर्म में इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करता है। तो उसके लिए हम एक इक्वेशन पढ़ के आए हैं, ये भी 10th स्टैंडर्ड का इक्वेशन है, कौन सा, पावर इज इक्वल्स टू वर्क बाय टाइम। ठीक है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क क्या होता है, फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, सो पावर इज इक्वल्स टू फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फॉर्म ऑफ एनर्जी, कोई भी एनर्जी,
वर्क यानी क्या, वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल, यानी वर्क क्या है, एनर्जी का फॉर्म है। तो वर्क की जगह क्या हम एनर्जी लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई टाइम। तो इस पे से क्या लिख सकते हैं, E बराबर P इंटू टी। तो वही चीज यहाँ पे लिखिए, E बराबर P इंटू टी। हमने ये इक्वेशन का यूज क्यों किया, क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए, ठीक है। E इज इक्वल टू P इंटू टी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम छोटे से टाइम dt के लिए छोटा सा एनर्जी dE कितना स्टोर कर रहा है वो ढूंढ लेंगे। तो वही लिखा है, फॉर स्मॉल टाइम इंटरवल dt, क्या स्मॉल एनर्जी dE किसके बराबर होगा। सो यहाँ पे E की जगह dE कर दिया, P तो हमारा एज इट इज T की जगह dt कर दिया, ठीक है। छोटा सा एनर्जी छोटे से टाइम पीरियड में इसने स्टोर किया है। अब ये छोटे छोटे जो एनर्जी है उसको हम ऐड कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये पूरा हमने इंटीग्रेशन कर दिया, तो यहाँ पे भी इंटीग्रेशन आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये छोटे छोटे डी जो छोटे छोटे एनर्जी है उसको अगर ऐड करते हैं तो टोटल एनर्जी हमें E मिलेगा। तो इसका आंसर हमें आ जाएगा E। यहाँ पे क्या करेंगे हम, पावर का इक्वेशन अभी अभी हमने डिराइव किया था, V क्या था अगर याद हो तो, V इंटू सी डीवी बाई डी टी, यहाँ पे देखा था V इंटू सी डीवी बाई डी टी। तो बस ये पावर का इक्वेशन यहाँ पे रख दिया हमने, ये रहा डी टी, यहाँ से डी सी से डी टी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा V सी डी वी, ठीक है। अब इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, कांस्टेंट को बाहर निकालते हैं, कैपेसिटेंस क्या है, प्रॉपर्टी है कैपेसिटर का जो कि कांस्टेंट है, बाहर निकालो, अंदर क्या बचेगा, V dV। तो ये स्टेप किया, C इंटीग्रेशन ऑफ V dV। अब हम पढ़ के आए हैं 12th स्टैंडर्ड में क्या, इंटीग्रेशन ऑफ x इज टू n dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x इज टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे v का पावर 1 है तो v का पावर 1 प्लस 1 यानी 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 यानी 2। तो फाइनल आंसर हमें मिल जाएगा, E का आंसर कौन सा, इतना एनर्जी कैपेसिटर स्टोर करता है 1/2 CV स्क्वायर, जितना ये इक्वेशन याद रखना जरूरी है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे बढ़ लेते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन। तो जैसे हमने इंडक्टर का देखा था, रेजिस्टर का देखा था, ऐसे कैपेसिटर का आता है। तो कैपेसिटर में दो कॉम्बिनेशन आते हैं, पहला तो सीरीज कॉम्बिनेशन यानी C1 कैपेसिटर और C2 कैपेसिटर ऐसे कनेक्ट किए गए हैं जिसे सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। ये केस हमने रेजिस्टर में देखा था, कौन से कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन में ये इक्वेशन है अगर याद हो तो। उसी तरीके से नेक्स्ट हमारा है कैपेसिटर इन पैरेलल। जब C1 और C2 कैपेसिटर ऐसे कनेक्ट किए गए हो पैरेलल एक दूसरे के तो उसे पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, C1 प्लस C2। यही केस हमने रजिस्टर में देखा था। रजिस्टर में क्या था, इंडक्टर में भी वो सेम था, अगर सीरीज में है तो ऐसा आता था R1 प्लस R2 या L1 प्लस L2। यहाँ पे ये पैरेलल में है तब आता है C1 प्लस C2। आई होप बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ लेते हैं, कैपेसिटर के टाइप कितने होते हैं, ये सारे जो टाइप है वो किसके बेस पे है। हमने अब देखा था कि कैपेसिटर में ऐसे दो प्लेट्स होते हैं, ठीक है। ये दो प्लेट के बीच में अगर एयर है, कुछ नहीं है एयर है, तो उसे बोल देंगे एयर कैपेसिटर। ये दोनों प्लेट के बीच में अगर पेपर है तो बोल देंगे पेपर कैपेसिटर। यहाँ पे ऑयल भर के रखा है तो ऑयल कैपेसिटर, सिरामिक है तो सिरामिक कैपेसिटर, प्लास्टिक कैपेसिटर, इलेक्ट्रोलाइट, माइका, ग्लास कैपेसिटर, ये सारे कैपेसिटर के टाइप है। और आखिर में देख लेते हैं कहाँ पे यूज होता है। तो ऑलमोस्ट सारे जो हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है उसमें यूज होता है, टीवी, फैन, ट्यूबलाइट, मिक्सर ग्राइंडर, फ्रीज, एसी वगैरह वगैरह। सो इस वीडियो में बस इतना ही। तो टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।